जापान उगते सूरज का देश, जिसका इतिहास उतना ही खूबसूरत है जितना कि उसके चेरी ब्लॉसम। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं सदियों पुरानी है। इसकी कहानी शुरू होती है बहुत पुराने समय से, जोमोन काल से, जो जापान के इतिहास का सबसे पुराना युग है। सोचो, लगभग 12,000 साल पहले, जब जापान में शिकारी रहते थे, जो जंगलों और नदियों के पास बसते थे। ये शुरुआती लोग, जोमोन लोग, मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे, जिनसे हमें उनकी जिंदगी की झलक मिलती है। उनके बर्तन अद्वितीय डिजाइनों से सजे होते थे। वे कुदरत के साथ रहते थे। उनकी जिंदगी मौसम के साथ बदलती थी। हर मौसम उनके जीवन में एक नई रंगत लाता था। हजारों साल तक चले जोमोन काल ने जापान के सांस्कृतिक विकास की नींव रखी। इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। ये धीमे प्राकृतिक विकास का समय था, जहां समुदाय जमीन और समुद्र से मिलने वाले खाने पर पलते थे। वे मछली पकड़ते और खेती करते थे। उनके बर्तन, जिन पर सुंदर डिजाइन बने होते थे, कुदरत से उनके गहरे संबंध और कला के प्रति उनकी समझ को दिखाते हैं। ये डिजाइन उनके जीवन का प्रतिबिंब थे। ये चीजें सिर्फ पुराने जमाने की निशानी नहीं है, ये जापानी लोगों की अटूट भावना का प्रमाण है। ये उनके सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। जोमोन काल हालांकि साधारण था, लेकिन जापानी पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण था। इसने जापान की आत्मा को गढ़ा। इसने कुदरत के साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया, एक ऐसा विषय जो जापानी कला, साहित्य और दर्शन में दिखाई देता है। यह संबंध आज भी जीवित है। जोमोन लोगों ने अपने साधारण औजारों और प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरे सम्मान के साथ जापानी मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी सोच और जीवन शैली ने जापान को आकार दिया। उनकी विरासत आज भी प्रेरित करती है, हमें सादगी की सुंदरता और अपने आसपास के वातावरण के साथ तालमेल बिठाकर रहने के महत्व की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को सरल और सार्थक बना सकते हैं। जैसे ही जोमोन काल इतिहास के पन्नों में गुम हो गया, द्वीप समूह पर एक नया युग शुरू हुआ, यायोई काल। यह एक ऐसा समय था जब समाज में गहरे परिवर्तन हो रहे थे। लगभग 300 ईसा पूर्व जापान में बदलाव की लहर दौड़ गई, जो अपने साथ ऐसे नवाचार लाई जिसने समाज को बदल दिया। इस समय के दौरान कृषि तकनीकों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। खेती, खासकर चावल की खेती, ने जड़ें जमा ली, जिससे सामाजिक ताना बाना हमेशा के लिए बदल गया। चावल की खेती ने न केवल भोजन की आपूर्ति को स्थिर किया, बल्कि समाज को संगठित करने में भी मदद की। गांव बड़े हो गए और जीवन का एक व्यवस्थित तरीका उभरा। लोग स्थायी बस्तियों में बसने लगे, जिससे सामुदायिक जीवन का विकास हुआ। यायोई काल में नई तकनीकों का आगमन हुआ, जिनमें कांसा और लोहा शामिल थे। इन धातुओं ने उपकरणों और हथियारों के निर्माण में क्रांति ला दी। ये धातुएं पत्थर से ज्यादा मजबूत और उपयोगी थीं, जिससे औजारों और हथियारों में क्रांति आ गई। इसने कृषि और युद्ध दोनों में दक्षता बढ़ाई। यायोई लोग धातु के काम में माहिर थे। उन्होंने कांसे की उत्तम घंटियां, दर्पण और हथियार बनाए। इन वस्तुओं ने उनकी संस्कृति और कला को भी समृद्ध किया। ये कलाकृतियां, जो प्राचीन कब्रों में मिली है, उनके उन्नत शिल्प कौशल और कलात्मक संवेदनाओं के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये वस्तुएं उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन का भी हिस्सा थी। जोमोन से यायोई काल में परिवर्तन जापानी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने एक नई सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना की नींव रखी। यह गहन सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन का समय था, जिसने एक अधिक जटिल और स्तरीकृत समाज के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। इस समय के दौरान समाज में विभिन्न वर्गों का उदय हुआ। यायोई काल कृषि, धातुकर्म और सामाजिक संगठन पर अपने जोर के साथ उन राज्यों की नींव रखी जो आने वाली शताब्दियों में उभरेंगे। यह काल जापान के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण था। कोफुन काल लगभग 300 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसने राजनीतिक और सामाजिक विकास के एक नए युग की शुरुआत की। इस युग ने जापान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इस काल की विशेषता वाले विशाल दफन टीलों, कोफुन के नाम पर, इसने शक्तिशाली कुलों के उदय और एक अधिक केंद्रीकृत राज्य के उद्भव को देखा। इन टीलों ने समाज में शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में कार्य किया। ये कोफुन कुछ प्राचीन मिस्र के पिरामिड जितने बड़े, शासकों और अभिजात वर्ग के मकबरों में स्थित थे, जो उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करते थे। इन मकबरों की भव्यता ने जापान की प्राचीन वास्तुकला की उत्कृष्टता को भी दर्शाया।
कोफुन काल ने मुख्य भूमि एशिया से बौद्ध धर्म के आगमन को भी चिह्नित किया, एक परिवर्तनकारी घटना जिसने जापानी संस्कृति और आध्यात्मिकता को गहराई से प्रभावित किया। बौद्ध धर्म ने जापान के धार्मिक परिदृश्य को बदल दिया। बौद्ध शिक्षाएं करुणा, आत्मचिंतन और जीवन की अनित्यता पर अपने जोर के साथ जापानी लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुई। इन शिक्षाओं ने समाज के नैतिक और आध्यात्मिक ढांचे को नया रूप दिया। पूरे देश में स्थापित बौद्ध मंदिर और मठ शिक्षा, कला और आध्यात्मिक अभ्यास के केंद्र बन गए। ये स्थल सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन गए। जैसे जैसे बौद्ध धर्म फैला, यह स्वदेशी शिंटो मान्यताओं के साथ जुड़ गया, जिससे एक अद्वितीय समन्वित धर्म का निर्माण हुआ जो आज भी जापानी आध्यात्मिकता को आकार देता है। इस समन्वय ने जापानी समाज में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। कोफुन काल अपने भव्य मकबरों, शक्तिशाली कुलों के उदय और बौद्ध धर्म को अपनाने के साथ आने वाली शताब्दियों में शास्त्रीय जापानी सभ्यता के उत्कर्ष के लिए आधार तैयार किया। इसने जापान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को समृद्ध किया। 1185 के साल ने कामाकुरा शोगुनेट की शुरुआत को चिह्नित किया, एक महत्वपूर्ण क्षण जिसने समुराई के युग की शुरुआत की। मिनामोटो योरिटोमो, एक कुशल योद्धा और चतुर नेता, एक शक्ति संघर्ष से विजयी होकर उभरा, जिसने कामाकुरा में पहला शोगुनेट स्थापित किया। इसने जापानी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिससे शक्तिशाली दरबार से योद्धा वर्ग में स्थानांतरित हो गई। समुराई अपने सख्त सम्मान संहिता, बुशिडो के साथ वफादारी, युद्ध कौशल और आत्म बलिदान पर जोर देते हुए जापानी समाज में प्रमुख शक्ति बन गए। उन्होंने अटूट समर्पण के साथ अपने सामंती प्रभुओं की सेवा की। उनका जीवन युद्ध और व्यवस्था के संरक्षण के लिए समर्पित था। कामाकुरा काल में प्रतिष्ठित समुराई हस्तियों का उदय हुआ। उनके कारनामे महाकाव्य साहित्य और बहादुरी की कहानियों में अमर हो गए। समुराई युग, हालांकि संघर्ष और सत्ता संघर्षों से चिह्नित था, ने एक अनूठी संस्कृति को भी बढ़ावा दिया, जिसने मार्शल गुणों, अनुशासन और सौंदर्य परिष्कार का जश्न मनाया। समुराई भावना सम्मान, कर्तव्य और आत्म साधना पर अपने जोर के साथ आधुनिक जापान में प्रतिध्वनित होती रहती है, प्रशंसा को प्रेरित करती है और जापानी संस्कृति और मूल्यों के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। 2 सदियों से भी अधिक समय तक जापान ने अलगाव का रास्ता चुना, बाहरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। इस अवधि, जिसे साकोकू के नाम से जाना जाता है, ने जापान को एक अनूठी संस्कृति विकसित करने और स्थिरता बनाए रखने की अनुमति दी। फिर भी जैसे जैसे अन्य राष्ट्र आगे बढ़े, खुलने का दबाव मजबूत होता गया। 19वीं सदी के मध्य में जापान का अलगाव समाप्त हो गया। मीजी बहाली ने एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में चिह्नित किया, क्योंकि राष्ट्र ने तेजी से आधुनिकीकरण को अपनाया। रेलवे, कारखाने और स्कूल उभरे, जिससे जापान एक दुर्जेय औद्योगिक शक्ति में बदल गया। 20वीं सदी जापान के लिए चुनौतियों और जीत दोनों लेकर आई। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से लेकर उसके बाद के आर्थिक चमत्कार तक जापान ने लचीलापन और नवाचार का प्रदर्शन किया। पुनर्निर्माण और विकास करने की राष्ट्र की क्षमता उसकी स्थायी भावना का प्रमाण है। आज जापान प्राचीन परंपराओं और अत्याधुनिक तकनीक का एक आकर्षक मिश्रण है। क्योटो के शांत मंदिरों से लेकर टोक्यो की चहल पहल वाली सड़कों तक अतीत और वर्तमान के बीच सामंजस्य हर जगह स्पष्ट है। यह अनूठा संतुलन दुनिया को आकर्षित और प्रेरित करता रहता है।